बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, लास्ट हमारा चैप्टर 16 ख़त्म हुआ था, तो नेक्स्ट अब चैप्टर नंबर 14 जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब आज पीछे आपके रह जाते हैं चैप्टर 7 से लेके 13 तक, तो ये आते हैं उसमें ऑर्गेनिक में। तो उम्मीद तो है कि आपका अगर यकम को कॉलेज खुल जाए तो फिर ये है कि ऑर्गेनिक जो है फिर वहीं कॉलेज में स्टार्ट करेंगे। नहीं खुलते तो फिर उसका भी कोई तरीक़ेकार लगाना पड़ेगा, तो देख लेंगे क्या है। बाकी आपका चैप्टर नंबर 16 जो है ना, उसको मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। मुकम्मल होता है तो फिर मैं वो आपके व्हाट्सएप में उसको भेज दूंगा ग्रुप में। और चैप्टर नंबर 14 जो है इसको स्टार्ट करते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी है 14 वाला चैप्टर ना। तो उसकी PDF फाइल बाद में जो उसमें चेंजेस होंगी वो करके फिर उसको फाइनल कर लेंगे। सर वो जो स्मार्ट सिलेबस की बात कर रहे हैं वो हमारा नहीं होगा? स्मार्ट सिलेबस नहीं, आपका फर्स्ट ईयर के तो पेपर होने ही नहीं है ना, आपके अब सेकेंड ईयर के पेपर होने हैं ना, तो वो अगले साल जाके होने। अगर 15 सितंबर को आपके कॉलेज खुल जाते हैं तो फिर तो सिलेबस स्मार्ट होने की ज़रूरत ही कोई नहीं, कि आपके पास फिर तो पूरा टाइम ही है सिलेबस के लिए ना। तो अगर खुदा न खास्ता ये नहीं कॉलेज खुलते तो मतलब लेट हो जाता है काम जो है ना, तो फिर ये होगा कि वो सिलेबस को फिर शायद शॉर्ट करें। तो अभी तक तो कोई नहीं स्मार्ट से ना सिलेबस उनके लिए जिनके बच्चों का ना रिवाइज उन्होंने करना है, टेस्ट वगैरह लेना है। क्योंकि कुछ तो बच्चे वो सेकंड ईयर के वो थे जो फर्स्ट ईयर की बेस पे आगे उनको यानी ना नंबर दे के तो आगे यूनिवर्सिटियों में वो चले गए, जो इस साल सेकंड ईयर में थे बच्चे ना जिनके पेपर नहीं हुए। तो जो दूसरे बच्चे जो कई जो इम्प्रूव कर रहे थे या इस तरह के कुछ और डिफरेंट केसेस थे, तो उन केसेस के उन्होंने कहा कि पेपर हम लेंगे। तो उनके लिए पेपर शेपर जो है ना वो उसका सिस्टम तो है, वो शायद उनके लिए वो स्मार्ट सिलेबस वाला पॉइंट कर रहे हो। लेकिन अभी तक आपका जो है उसका सुना तो मैंने भी है स्मार्ट सिलेबस के बारे में, लेकिन ये अभी तक कोई नोटिफिकेशन वगैरह बोर्ड की तरफ से या इस तरह कोई चीज़ ना सामने नहीं आई कि जिसमें मेंशन हो कि जो आपका जो इस सेकंड ईयर चल रही है इस सेकंड ईयर का सिलेबस ये होगा या किस तरह। अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है सामने, तो आती है तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन स्टिल अभी तक तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। अच्छा जी, उसमें चैप्टर नंबर 14 में हमारा है मैक्रो मालिक्यूल्स के ऊपर ना। मैक्रो कहते हैं ना लार्ज को, और मालिक्यूल्स हो गए लार्ज मालिक्यूल्स हो गए। यानी लार्ज मालिक्यूल्स जो है उनको दूसरा नाम हम देते हैं पॉलीमर्स, भी आपने शायद नाम सुना होगा। पॉलीमर्स भी लार्ज मालिक्यूल्स को ही कहते हैं। तो ये एक ही मतलब सिमिलर कह लें एक ही चीज़ के दो नाम बन जाते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर। तो जो सबसे छोटा होता है ना मॉलिक्यूल जिससे ये पॉलीमर बनते हैं, जो आपस में मॉलिक्यूल जुड़ जुड़ के फिर लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम नाम देते हैं मोनोमर का। ये आपके बुक में ये फर्स्ट पैराग्राफ में चौथी लाइन के एंड पे मिड में उन्होंने लिखा कार्ल मोनोमर्स, ब्लू इंक में लिखा हुआ। तो पहला एक तो ये पॉइंट हो गया कि मोनोमर्स क्या होते हैं, कि वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स जो आपस में जुड़ने के बाद मिलने के बाद लार्ज मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स बनाते हैं, उनको मोनोमर्स कहते हैं। ठीक हो गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है आपका, ये MCQ भी हो सकता है कि मोनोमर्स क्या होते हैं। एक MCQ ये भी है, साइंटिस्ट का नाम जो लिखा हो ना सबसे पहले जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की थी, वो स्टार्डिंगर साइंटिस्ट का नाम है, उसने सबसे पहले ये लार्ज मॉलिक्यूल्स के हवाले से बात की थी। तो इंट्रोड्यूस करवाने वाला मैक्रो मॉलिक्यूल्स को यही है। तो ये MCQ हो गया, और दूसरा MCQ आपका मोनोमर्स का हो गया। ये मोनोमर फिर आपस में जुड़ के जब लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, कि पॉलीमर बनने का अमल जो है।
और जो मालिक्यूल फिर बनते हैं लार्ज मालिक्यूल्स, उनको फिर हम पॉलीमर्स का नाम देते हैं। अच्छा, पॉलीमर्स में फिर दो तरह की टाइप्स हैं, ये अलग से आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स की टाइप्स कौन कौन सी, या क्लासिफिकेशन बता दें, ठीक होगा। उसमें हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल दो तरह के, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है, ठीक होगा। जो इनऑर्गेनिक है उसमें हमारे पास बड़े बड़े मालिक्यूल जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, सैंड है, ये लार्ज मालिक्यूल्स है मैक्रो मालिक्यूल्स की शक्ल में। इनमें बहुत, डायमंड और ग्रेफाइट आपको पता है कार्बन की शक्ल है, जिसमें कार्बन के एटम बहुत सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं। और सैंड जो है वो सिलिका SiO2 जो है, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला हम लिखते हैं SiO2, और वो आपस में एक सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन जुड़ के लॉन्ग चेन्स बना के बड़े बड़े मालिक्यूल बना रहे होते हैं। ये नेचुरल है, ये तीनों क्या हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, सैंड, ये तीनों नेचुरल इनऑर्गेनिक पॉलीमर। उसके बाद जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं उसमें दो क्लासेस बनती हैं, एक नेचुरल की है और एक सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर्स वो है जो हम खुद आर्टिफिशियली बनाते हैं, यानी मैन मेड है, ठीक है। उसमें प्लास्टिक्स है, सिंथेटिक फाइबर्स है, रबर है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। रबर नेचुरल भी होता है, नेचुरल भी रबर होता है, लेकिन सिंथेटिक भी बनाया जाता है। तो ये बात सिंथेटिक जो रबर है उसकी हो रही है कि वो सिंथेटिक पॉलीमर में आ रहा है। जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं उसमें जनरल जो है वो बायोपॉलीमर्स जितने भी हैं वो सारे नेचुरल ही आ जाते हैं। बायोपॉलीमर्स जो हमारी बॉडीज वगैरह में पाए जाते हैं, जैसे लिपिड्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, स्टार्च है जो प्लांट में पाई जाती है, ग्लाइकोजन है जो एनिमल्स में पाया जाता है, सेल्यूलोज है प्लांट में पाया जाता है, एंड सो ऑन। तो ये वैसे वो सारी जो स्टार्च वगैरह वो कार्बोहाइड्रेट्स की हेडिंग के नीचे ही आते हैं, इसी की टाइप्स बन जाती है। तो मतलब ओवरऑल जो जनरल हमारे पास क्लासेज हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एक्सेट्रा। न्यूक्लिक एसिड लिपिड्स के अंदर आता है ना आपका, फैट्स ऑयल्स हैं, ये लिपिड्स के अंदर आते हैं। जो हम ये जो घी इस्तेमाल करते हैं ये फैट होता है, और जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ऑयल की शक्ल में लिक्विड फॉर्म में आ रहा होता है, तो वो लिपिड्स की क्लासिफिकेशन बनती है। ये तो हमारे सिंथेटिक है ना, खुद से बना रहे होते हैं, या हमने उधर से लिए होते हैं। सिंथेटिक तो नहीं होते, ये एक्सट्रैक्ट किए हुए होते हैं नेचुरली, जैसे सनफ्लावर कुकिंग ऑयल है कि सनफ्लावर से लिया हुआ है, एंड सो ऑन। इसी तरह जो प्रोटीन्स हैं उसमें आपको पता है काफ़ी सारे वो छोटे छोटे मालिक्यूल्स होते हैं जिनको ना अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अब वो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ के बड़े बड़े पॉलीमर मालिक्यूल्स बना देते हैं जिनको प्रोटीन्स कहते हैं। तीसरे नंबर पे है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसके नीचे काफ़ी सारी इसकी टाइप्स बनती हैं। कुछ सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको मोनोसेक्राइड कहते हैं, कुछ डाइसेक्राइड होते हैं, दो दो आपस में जुड़ के बना रहे होते हैं, कुछ जो है ओलिगोसेक्राइड होते हैं, वो यानी 2 से लेके 8-9 तक मालिक्यूल आपस में जुड़ जाए तो उनको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। और पॉलीसेक्राइड भी होते हैं जिसमें बहुत सारे मालिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब पॉलीसेक्राइड की एक एग्जांपल आपके पास, जैसे ये भी मैंने बात की थी स्टार्च की थी, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये सारे पॉलीसेक्राइड के नीचे आते हैं। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में आपका ना DNA, आपने नाम सुना होगा, RNA होता है बॉडी के अंदर, ये न्यूक्लिक एसिड्स कहलाते हैं। DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, और RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड्स होता है। DNA होता है ना जो जीन्स वगैरह की ट्रांसफ़र में और जेनेटिक जो होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जो प्रॉपर्टीज शिफ्ट होती हैं उसको शिफ्टिंग करने में ये इन्वॉल्व होता है DNA जो। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन होगी जी मैक्रो मालिक्यूल्स की। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, पर पास पेपर के हवाले से इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक और इसमें MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन आपका कि पॉलीमर जो है ना वो क्या है, तो हम कहते हैं पॉलीमर इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक, पोली मीन्स मैनी एंड मर मीन पार्ट्स या यूनिट्स। तो बहुत सारे यूनिट आपस में मिलके जो लार्ज मालिक्यूल बना रहे हैं उसको पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। और वो जो स्मॉल यूनिट आपस में मिल रहे हैं बहुत सारे, उनको मोनोमर कहते हैं, कि मोनोमर के मिलने से ये पॉलीमर बने हुए हैं। तो
तो ये वाली लाइन एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकती है, डिफाइन पॉलीमर मोनोमर। इसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ना। अच्छा, हम पॉलीमर की क्लासिफिकेशन कई तरीकों से हो सकती है, मतलब नंबर ऑफ वेज हैं जिनको हम कंसीडर करके पॉलीमर्स को क्लासिफिकेशन बना सकते हैं। तो अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि आपने पॉलीमर्स के टाइप्स जो बतानी है, तो क्लासिफिकेशन बतानी है तो किस बेस पे बतानी है। मतलब जैसे ये पहला स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स है ना, तो या तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा राइट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीमर्स, तो ये लिख देंगे। या दूसरे नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बेस पे पॉलीमर की कितनी टाइप्स बनती हैं, ये सवाल हो सकता है। उसमें फिर हम कहते हैं कि जैसे ये तीन मुख्तलिफ, पहला है लीनियर पॉलीमर जिसमें जो मोनोमर आपस में जुड़े हुए हैं वो स्ट्रेट चेन की शक्ल में ऐसे सीधे सीधे जुड़े होते हैं, उसको लीनियर पॉलीमर कहते हैं। दूसरा था ब्रांच लीनियर पॉलीमर जिसमें लीनियर ही चल रहा होता है लेकिन साथ ब्रांचिंग भी उसकी थोड़ी एक आध ब्रांच भी निकली होती है, वो फिर आगे लीनियर मूव कर दी, इसको बोलते हैं ब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर या ब्रांच्ड पॉलीमर। तीसरा है क्रॉस लिंक्ड लीनियर पॉलीमर और इंटरकनेक्टेड पॉलीमर। इसमें देख रहे हो चेन जा रही है, स्टेट सीधी सीधी पॉलीमर्स की चेन जा रही है, वो फिर आपस में किसी न किसी पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के साथ अटैच हुई हुई हैं, तो इस वजह से उसको फिर बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड लीनियर पॉलीमर या इंटरकनेक्टेड पॉलीमर्स। एक शॉर्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के हवाले से भी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डीपी ये लिखा हूँ, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से क्या मुराद है, डीपी से क्या मुराद है। हम कहते हैं जी नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, एक पॉलीमर की चेन के अंदर जितने रिपीटिंग यूनिट मौजूद होंगे, तादाद यानी मोनोमर्स की जितनी तादाद है वो उस पॉलीमर का डीपी कहलाता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाती है। जैसे उसने ये एग्जांपल दी है कि रिपीटिंग यूनिट, यहाँ पे आप ये नीचे पॉली इथाइलिन ड्रा किया ना, इथीन का मालिक्यूल आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। तो यहाँ पे अब वो डबल बॉन्ड आपका जब ये बॉन्ड जुड़ते हैं तो डबल बॉन्ड तो सिंगल हो जाता है ना, और ये फिर दोनों कार्बन दोनों साइडों से अटैच होती जाती है। इसको अगर मैं शो करूँ तो स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, तो उसके ऊपर इसको फिर शो कर लेते हैं। अच्छा, अब जैसे ये मालिक्यूल आपको नजर आ रहा होगा, अब इसमें ये देखें ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन का मालिक्यूल। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है ना, 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 इधर डबल बॉन्ड के साथ, दूसरी कार्बन से जुड़ के 4 बॉन्ड बना रही। लेकिन जब इसने बनानी है लॉन्ग चेन ना, आगे इसने अब इसी तरह का लेट्स सपोज ये दूसरा मालिक्यूल ये साथ पर, अब जब इन्होंने आपस में अटैच होना है तो कैसे अटैच होना है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, यहाँ से दोनों कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो इधर से जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो उनके जो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से फ्री होके आया और इस कार्बन का इस डबल बॉन्ड के टूटने की वजह से जो फ्री होके आया, वो दोनों आपस में मिल के यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। यानी ये जैसे आप ठीक है, इन दोनों में सिंगल बॉन्ड हो गया, वो भी सिंगल हो गया। अब वो कार्बन
ज़ाहिर बात वो आगे दूसरी साइड से जुड़ जाएगी, ये कार्बन इधर से दूसरी साइड से चेन बना लेगी, तो इस तरह इन्हें आगे अब ये चेन चलती जाएगी और मालिक्यूल आएंगे वो भी इसी तरह इसके साथ अटैच होते जाएंगे और चलते जाएंगे। हम फिर इसको समराइज करना हो ना तो ऐसे करते हैं कि ब्रैकेट्स लगा के ना, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के उसके नीचे ना यहाँ पे बॉटम स्क्वायर ब्रैकेट नीचे करके एन लिख देते हैं कि जी एन मालिक्यूल जो है वो यहाँ पे अटैच है, एन मालिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये चेन बनी हुई है। ठीक हो, तो ये उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि ये इस तरह के पॉलीइथीन मालिक्यूल्स की एक लीनियर चेन है जिसमें एन मालिक्यूल्स जुड़े होने का मतलब क्या है कि इसकी जो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट है वो एन है, या इसकी डीपी जो है वो एन है। अगर ये कोई वैल्यू हम मेंशन कर देंगे तो फिर वो वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसने एक एग्जांपल नीचे की है कि molecular mass of the polymer is the product of molecular mass of the repeating unit and the dp। पूरे पॉलीमर की मास निकालनी हो तो अब यही है ना कि रिपीटिंग यूनिट जो बार बार रिपीट हो रहा है उस एक की मास कितनी है, और डीपी से मुराद क्या था कि टोटल नंबर ऑफ वहाँ पे मोनोमर्स कितने हैं। तो एक की मास को जब वहाँ पे टोटल जितने भी मोनोमर हैं सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगी। ठीक हो गया, ये आपका फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास और रिपीटिंग यूनिट इनटू डीपी। ये आपने एमसीक्यू के हवाले से इसको ज़हन में रखना है इस फार्मूले को, कि इस फार्मूले की बेस पे एमसीक्यू हो सकता है। आपको कहा जाए कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर निकाल दें, अगर उसकी डीपी की वैल्यू ये है, बस आपको बता दें कि ये जैसे ये मालिक्यूल दिया है ना, विनाइल क्लोराइड इसका नाम है, CH2 यहाँ डबल बॉन्ड होता है, फिर CH और फिर Cl, इसको विनाइल क्लोराइड कहते हैं। आपको क्या जी विनाइल क्लोराइड है, मालिक्यूल का नाम आ गया तो इसकी एटॉमिक मासेस को ऐड करके हम इसकी एक की मालिकुलर मास तो निकाल सकते हैं ना। और आपको डीपी का बता दे तो मल्टीप्लाई करके हम मालिकुलर मास बता सकते हैं, या मालिकुलर मास बता दे पूरे पॉलीमर की तो हम इसको ये एक की मास को यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे तो डीपी हम निकाल सकते हैं। तो इन्हीं तीन चीज़ों में से कोई सी दो चीज़ें आपसे दो गिवन होगी और एक उसमें से पूछी हुई होगी एमसीक्यू के हवाले से। पेपर में वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये पॉइंट सवाल बड़ा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफ़ा आया कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से क्या मुराद है और इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, फ़ायदा यही है कि डीपी को यूज़ करके हम पूरे पॉलीमर की मास निकाल सकते हैं, या पूरे पॉलीमर की मास हमारे पास आ जाती है तो हम उसके अंदर मौजूद जो रिपीटिंग यूनिट है उसकी मालिकुलर मास निकाल सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन अमूमन यही होता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से क्या मुराद है, गिव एन एग्जांपल। तो उसमें यही जो विनाइल क्लोराइड की इसने एग्जांपल ये फार्मूला लिख के फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया हुआ है, यही आप एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी एमसीक्यू, ये भी एमसीक्यू आपका है कि द मोस्ट हाई मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग प्लास्टिक, रबर्स और फाइबर्स एक्सेट्रा। ठीक हो गया, एंड हैव मॉलिक्यूलर मासेस बिटवीन 10,000 टू 1,000। ये क्या बनेगा जी, 10 लाख, 1 मिलियन हो गया। तो ये नहीं कहता है जो मॉलिक्यूलर मासेस फिर उन कंपाउंड्स की आती हैं वो 10,000 से लेके 10 लाख के दरमियान होती हैं। तो वो जो हाई मॉलिक्यूलर मास वाले पॉलीमर्स हैं वो फिर प्लास्टिक के तौर पे या रबर के तौर पे या फाइबर वगैरह के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं। ये जुमला आपका एमसीक्यू हो गया। सेकेंड एमसीक्यू ये भी हो सकता है, हमारा इतना अच्छा नहीं एमसीक्यू। द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमेरिक मटेरियल्स आर वाइडली डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं पॉलीमर की, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमेरिक मटेरियल जो है वो डिपेंड करती हैं कि उसके अंदर कंपोजिशन क्या है और स्ट्रक्चर ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये तो अंडरस्टूड है कि पॉलीमर किस चीज़ का बना हुआ है और उसको कैसे वो अरेंज हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। जैसे ये ऊपर था ना, अब जो लीनियर है स्ट्रक्चर है तो ये फ्लेक्सिबल होगा थोड़ा, लेकिन ये इस तरह जो आपस में टाइटली बाउंड है लिंक्स है सारे, तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टीज आ सकती है।
सेकेंड है जी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स या टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मोनोमर्स। मोनोमर की नेचर पे डिपेंड करते हैं, नंबर नहीं, तादाद नहीं, उनकी नेचर पे डिपेंड करते हुए क्लास पॉलीमर्स की कितनी टाइप्स है। जैसे पहले ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अलग अलग मतलब होमोपॉलीमर अलग है और कोपॉलीमर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पास पेपर में आया। टर्पॉलीमर एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो अलग अलग ही नहीं ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो टाइप्स पॉलीमर्स की पहले ये बन रही है, ये तीनों जो दी हुई होमो है, कोपॉलीमर और टर्पॉलीमर, ये तीनों टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मोनोमर। जो मोनोमर्स होते हैं उनकी नेचर पे डिपेंड करते हुए इसकी कितनी टाइप्स बनती है। उसमें फर्स्ट आता है जी होमोपॉलीमर। होमो का मतलब होता है सेम, जैसे होमोजीनियस नहीं कहते, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, इस तरह होमो पॉलीमर का मतलब होमो मीन सेम। तो होमो पॉलीमर वो पॉलीमर जो एक ही मोनोमर की पॉलीमराइजेशन से बना हुआ है, यानी उसमें एक ही तरह का मोनोमर, जैसे अभी पॉलीथीन आपने कहा कि जिसमें ये विनाइल एसीटेट है, एक ही है टाइप है मोनोमर की, यही आपस में जुड़ 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 के लॉन्ग चेन बना दे तो उसको हम पॉली विनाइल एसीटेट बोलते हैं और ये होमोपॉलीमर कहलाते हैं। ठीक है, ड्रा करने का तरीका आपने वैसे रखना है जो अभी आपको मैंने बताया कि मालिक्यूल 2 3 इस तरह ड्रा करिए। देखें ये अब विनाइल एसिड का मालिक्यूल ना 2 कार्बन और नीचे ये वाला, अब देखिए इसने 3 मालिक्यूल ड्रा कर, 2 कार्बन और नीचे ये 2 कार्बन, नीचे ये 2 कार्बन, नीचे 3 मालिक्यूल उसके ड्रा कर लिए, साथ साथ ड्रा कर ली। अब क्या किया, जो डबल बॉन्ड है वहां पे अब सारे सिंगल कर दिए, ये भी सिंगल हो गया, ये भी सिंगल हो गया, ये भी सिंगल हो गया, डबल बॉन्ड को सिंगल कर दिया और बाकी जो कॉर्नर वाली कार्बन है उनको आपस में जोड़ दिया, इस कॉर्नर को आगे की तरफ जोड़ दिया, इसको आप इसके साथ जोड़ दिया, इस कार्बन को इसके साथ जोड़ दिया और ये कॉर्नर वाली को इधर ओपन कर दिया। तो मतलब ये आप पॉलीमर की चेन बन गई। तो अगर आप जब ड्रा करें, एग्जाम्पल्स हर बार आप ज़रूर देंगे इसके साथ डेफिनेशन के साथ, तो उसमें आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं, इस तरह ड्रा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है जी कोपॉलीमर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कई दफ़ा ये सवाल है कोपॉलीमर के वाले, वो क्या होते हैं और एग्जाम्पल दें। तो को का जैसे नाम से पता चल रहा है ना, जैसे कहते हैं को एजुकेशन बोलते हैं कि जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं, तो उस तरह को पॉलीमर मतलब जिसमें दो मुख्तलिफ टाइप्स के जो मोनोमर्स हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, उसको हम को पॉलीमर बोलते हैं। दो डिफरेंट टाइप्स के जो मोनोमर्स हैं वो आपस में अटैच होते हैं और मिल के एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। वो अटैचमेंट आगे कई तरह की हो सकती है, अब यहाँ आपके वो सिलेबस में नहीं दी हुई, लेकिन कोपॉलीमर्स की भी नहीं, आगे 2 3 4 टाइप्स बनती हैं कोपॉलीमर्स की भी, कि वो जो आपस में जुड़ रहे हैं वो स्ट्रेट चेन में जुड़ रहे हैं, वो ब्रांच बना के जुड़ रहे हैं, वो क्रॉस लिंक में जा रहे हैं, वो ग्राफ्टिंग की शक्ल में जा रहे हैं। मतलब ये कोपॉलीमर्स की आगे 3 4 टाइप्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दिया, आपके सिलेबस सिर्फ ये बताया। कोपॉलीमर्स क्या है, वो पॉलीमर जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स आपस में पॉलीमराइजेशन शो कर रहे हो उसको कोपॉलीमर बोलते हैं। एग्जांपल जैसे विनाइल एसीटेट है और ब्यूटाइल मेलिएट है, ये दो डिफरेंट मोनोमर्स हैं, उन दोनों की मिक्सिंग की है, तरीका वही है जो ऊपर आपने मेंशन किया कि एक मोनोमर उसका ड्रा कर दिया, एक दूसरे का, फिर एक पहले वाले का, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है उसको सिंगल कर दिया और उनको फिर आपस में एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया, तो ये सारा आपका पॉलीमर बन गया। ठीक हो गई। तीसरा है टर पॉलीमर। टर से मुराद 3 हो गया कि इसमें 3 मुख्तलिफ तरह के मोनोमर्स आपस में अटैच हो रहे हो, उसको फिर टर पॉलीमर बोलते हैं। आपके नोट्स में देखेंगे उसकी एग्जांपल दी हुई होगी, मैं भी इधर से देखता हूँ। ये चैप्टर नंबर 14 था, इसमें हमारे पास टर पॉलीमर, नहीं स्ट्रक्चर नहीं ड्रा किया, बस नाम लिख दिए हुए कि जैसे ये ब्यूटाइल अक्राइलेट है,
मैथक्राइलेट है और अक्राइलिक एसिड, तीन मुख्तलिफ हैं। ये आपस में मिल के एक पॉलीमर बनाते हैं जो वेदर रेजिस्टेंट पेंट के तौर पे यूज़ होता है। तो इसको फिर बोलते हैं टर पॉलीमर। ठीक हो गई। अच्छा जी, उसके बाद है, अब ये दो टाइप्स हैं, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स को देखें, टेम्परेचर के हवाले से उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको सामने रखें, तो फिर इसकी कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, या ये हो सकता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में डिफ्रेंशिएट करें, फ़र्क करें, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में क्या फ़र्क है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो पहले बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हम कहते हैं ये वो पॉलीमर है कि जब आप इसको हीट करते हैं, एक दफ़ा जो भी इससे पाइप आपने बना लिया, जो शक्ल भी इसकी बना ली, ओके हो गया। उसके बाद जब आप इसको दोबारा हीट करते हैं ना, उसको मेल्ट करने के लिए, तो ये दोबारा आराम से उसको ना यानी सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। हम उसको किसी और शेप में उसकी चेंज कर सकते हैं, शेप को, प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा बदल सकते हैं, और फिर दोबारा जब वो ठंडा होता है तो हार्ड हो जाता है, जो नई शक्ल दी होगी उसी के अंदर वो फिक्स हो जाएगा। जैसे आपके पीवीसी पाइप्स होते हैं ना, जो हम यूज़ करते हैं, या प्लास्टिक के टॉयज़ वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो वो इसी के बने होते हैं। पीवीसी पाइप्स तो आपने देखे होंगे, प्लम्बर वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो वो एक पाइप के ऊपर दूसरा पाइप चढ़ाना हो ना, तो फिर वो जिसको चढ़ाना है उसको गर्म कर लेते हैं। वो गर्म करके थोड़ा सा नरम हो जाता है, तो फिर वो दूसरे जो पाइप छोट है वो ज़रा हार्ड होता है, वो उसके अंदर घुसा देते हैं, वो उसको यानी वो फिट हो जाता है जब, तो फिर वो जैसे ही वो ठंडा होता है तो वहीं पे वो पाइप आपका फिट हो जाता है उसी के ऊपर ही, और वो बड़ा अच्छा उसको मजबूती से पकड़ लेता है, जोड़ अच्छा लग जाता है। तो यानी पीवीसी पाइप्स वगैरह जो है ये थर्मोप्लास्टिक आपके पॉलीमर की क्लास में आते हैं। दूसरे हैं जी थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर है वो पॉलीमर है कि जो जिनको अब हीट करेंगे ना, अगर आप उनको हीट देते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, वो सॉफ्ट नहीं होते, मतलब उसकी रीशेप नहीं कर सकते। आप उसको दोबारा किसी, एक दफ़ा जो शेप दे दी सो दे दी, उसके बाद आप उसको दोबारा मेल्ट करके या सॉफ्ट करके किसी और शक्ल में नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसे ही आप हीट करेंगे वो सॉफ्ट होने से पहले ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, या डिकम्पोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे फर्दर मूव नहीं किए जा सकते। अब जैसे ये एग्जांपल इसके सिंथेटिक वार्निश है, या एपॉक्सी रीजन है, ये आगे आएगा एपॉक्सी रीजन क्या होते हैं। पोली ईथर होते हैं ना, ईथर के कंपाउंड्स होते हैं। ईथर शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, चले डिस्कस कर लेंगे वहीं पे। तो ये सिंथेटिक वार्निश हो गया या एपॉक्सी रीजन हो गया, ये एग्जांपल हो जाती हैं पॉली थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ठीक हो गई। अब इसके ऊपर हवाले से एमसीक्यूज वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि आगे तो एमसीक्यूज एक्सरसाइज में तो इस टॉपिक से कोई नहीं है जी। शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये सारे शॉर्ट तो बना दिए हैं, लेकिन ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन वाला शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गई। और इसकी मालिकुलर मास के साथ ये कैसे रिलेट करता है, ये सिग्निफिकेंस के तौर पे भी उसको दिया हुआ शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर करना है। होमोपॉलीमर्स इंपॉर्टेंट है, कोपॉलीमर्स इंपॉर्टेंट है, टर पॉलीमर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों शॉर्ट क्वेश्चन अलग अलग आते होते हैं। उसके बाद थर्मोसेटिंग और थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर में क्या फ़र्क है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल। तो उसमें हमारे पास ये एक्सरसाइज का सवाल है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स और थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ये ज़रूर करना है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एक ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका थर्मोप्लास्टिक सेटिंग, और इधर से को पॉलीमर वाला शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट, और तीसरा ये डीपी वाला, डिग्री ऑफ पॉलीमर। तीन ये आपके मेन शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में से, जो पेपर में आ सकते हैं। करेंगे, बाकी भी आप करें, कोशिश करें, ज़रूर करें, लेकिन मेन यही तीन आपके बनते हैं जो हम उसमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। ठीक होगा। चलें जी, बस करते हैं। नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है वो, फिर इसके मेथड्स हैं कि आप जो सिंथेटिक पॉलीमर बनाते हैं
वो किस तरीके से और किस तरह बनाया, कितने मेथड हैं जिनसे बनाया जा सकता है, ये फिर कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।